नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज 31 मार्च 2026 है। स्वतंत्र भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये दशकों तक नहीं, हो सकता शताब्दियों तक इस दिन की याद की जाती रहे। आपको एक नारा याद होगा अयोध्या आंदोलन के दौरान का, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तब उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे भाजपा संघ के विरोधी, विश्व हिंदू परिषद के विरोधी, कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो मंदिर तो बन गया, तारीख पूछने वाले गायब हो गए। तारीख पूछने वालों को समय नहीं मिला मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने का। वो दूसरे रास्ते निकल लिए, पतली गली से निकल लिए। अब वो अपने राजनीतिक अस्तित्व का आधार खोज रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा एक अलग है। आज 31 मार्च की बात। नारा तो नहीं लगाया था इस रूप में जिस तरह से अयोध्या आंदोलन का नारा लगा था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक वादा किया था देश से कि 31 मार्च 2026 तक देश से माओवाद का सफाया कर देंगे, और देश से माओवाद का सफाया हो गया। अब इसका महत्व जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये वैचारिक लड़ाई थी। माओवाद एक विचारधारा के कारण उसका जन्म हुआ, और वो विचारधारा क्या थी कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। उस विचारधारा का आधार था कि संविधान नहीं, हथियारों के जोर पर सत्ता हासिल करेंगे। हम जनतंत्र में विश्वास नहीं करते। ये उनके मैनिफेस्टो में था, उनके घोषणा पत्र में था, और लंबे समय तक इसको सीपीएम भी मानती रही। इस देश में जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, अब तो कई हो गई हैं। सबसे पहले सीपीआई थी, वो सोवियत संघ की पिछलग्गू थी। सोवियत संघ से पैसा मिलता था, उस पर पलते थे। उसके बारे में एक बात कही जाती थी कि मॉस्को में बारिश होती है तो दिल्ली में जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं वो छाता लगा लेते हैं। इस तरह की निर्भरता थी उनकी सोवियत संघ पर। पैसे के लिए, विचारधारा के लिए, हर दृष्टि से, राजनीतिक प्रश्रय के लिए और सत्तारूढ़ दल से संबंध बनवाने के लिए। और कम्युनिस्ट पार्टी को यह मौका मिल गया 1969 में, जब कांग्रेस पार्टी में विभाजन की नौबत आई। इंदिरा गांधी कमज़ोर हुई तो राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार जिताने के लिए, वीवी गिरी को जिताने के लिए उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने का नारा दिया, और कम्युनिस्टों का समर्थन मिला और दूसरे लोगों का समर्थन लेकर अपने प्रत्याशी को जिता दिया। उस दिन और आज का दिन कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्टों की विचारधारा, कम्युनिस्टों का जो इकोसिस्टम है उस पर निर्भर है, पूरी तरह से निर्भर है। और अब तो अंतर भी नहीं दिखाई देता। दोनों में कोई अंतर हो ये अब नज़र नहीं आता, काफ़ी समय तक नज़र आता था। उसके बाद जब चीन और सोवियत संघ के बीच में लड़ाई हुई, तब एक नई कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीएम। उसके बाद उनमें विभाजन होता गया, सीपीआई-एमएल बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी। इनकी विचारधारा हथियारों की थी, जनतंत्र में विश्वास नहीं था, लेकिन आखिर में इनको भी चुनाव के मैदान में आना पड़ा। तो भारत की लड़ाई, भारत की सुरक्षा एजेंसियों की लड़ाई और भारत सरकार की, अगर वो आंतरिक सुरक्षा के प्रति सचेत थी, चिंतित थी, जो भी सरकार, उसकी लड़ाई इस विचारधारा से थी। और इस विचारधारा के लोग दो तरह के थे, दो खेमों में। एक जो जंगल में हथियार उठाए हुए थे, और दूसरे जो शहर में रहकर उनके लिए आधार तैयार कर रहे थे, वैचारिक आधार तैयार कर रहे थे। उनके लोग अदालतों में, बड़े बड़े वकील उनके समर्थक थे, बड़े बड़े एनजीओ उनके समर्थक थे, उनके समर्थन में बोलते थे, उनके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट से फैसला कराने की ताकत रखते थे। सलवा जुडुम के खिलाफ मुकदमा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में और जीते। फैसला किसने दिया? बी सुदर्शन रेड्डी उस पीठ के सदस्य थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया। सलवा जुडुम को खत्म कराया, और सलवा जुडुम के तहत जिन जनजातीय युवाओं को हथियार मिले थे माओवादियों से लड़ने के लिए, उनका हथियार वापस ले लिया गया और उस सब के सब गिन गिन कर मारे गए। वो खून कांग्रेस पार्टी और बी सुदर्शन रेड्डी के
हाथ में लगा है। वही बी सुदर्शन रेड्डी जिनको कांग्रेस पार्टी ने अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उसमें अपना उम्मीदवार बनाया। तो आप समझिए कि उनके तंत्र की पकड़ कितनी थी, उनके तंत्र की पहुंच कितनी थी। लेकिन वो शायद भारतीय संस्कृति की ताकत को नहीं समझते। शायद उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ा नहीं है, और पढ़ा है तो समझा नहीं है, और समझा है तो माना नहीं। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ, त्रेता युग की बात कर रहा हूँ, जब भगवान राम ने जन्म लिया था इस धरती पर मनुष्य के रूप में। राम रावण युद्ध की आप बात जानते ही हैं। भगवान राम युद्ध के लिए लंका जाना चाहते थे, समुद्र पर पुल बनाना था। 3 दिन तक समुद्र से विनती करते रहे। ये जो आज लोग कहते हैं ना कि माओवादियों से, आतंकवादियों से बात करनी चाहिए, हथियार नहीं उठाना चाहिए, इनको थोड़ा भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और उससे उनको समझ में आएगा कि जो दुष्ट है, जो खलनायक है, जिसके मन में सिर्फ बुराई है, हिंसा है, वो बातों से नहीं समझता, बातों से नहीं मानता। 3 दिन तक भगवान राम प्रार्थना करते रहे समुद्र से कि रास्ता दे दो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि 3 दिन की तपस्या के बाद जब समुद्र पिघला नहीं, उसने जब भगवान राम का अनुनय विनय मानने से इनकार कर दिया, तब भगवान श्री राम ने कहा, विनय न मानत जड़धि जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। और लक्ष्मण से कहा कि धनुष बाण ले आओ। जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, समुद्र सूखने लगा। समुद्र आया और चरणों में गिर गया कि मैं जो है बुद्धिहीन हूं, समझ नहीं पाया था, और रास्ता देने को तैयार हो गया। आप कल्पना कीजिए, भगवान राम उससे अनुनय विनय करते रहते और वो सुनता नहीं है, और समुद्र पर पुल बनता नहीं तो भगवान राम की सेना उस पार जा नहीं पाती है, रावण से युद्ध होता नहीं तो माता सीता को छुड़ा नहीं पाते, रावण का वध नहीं कर पाते, विभीषण को सत्ता नहीं सौंप पाते। ये सब इसलिए हुआ कि भगवान राम ने बताया कि शक्ति का महत्व क्या है। उसी की बात सुनी जाती है जिसके पास शक्ति होती है। कमजोर का अनुनय विनय उसकी कायरता मानी जाती है। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो गोली चलाएगा उसका जवाब गोली से दिया जाएगा, और यही हुआ। 1.25 साल के अंदर इस देश से माओवाद का आतंक समाप्त हो गया। 1969-70 से इसकी शुरुआत हुई थी। आप जोड़ लीजिए कितने साल हो गए, लगभग 56 साल, 55-56 साल ये चला। और नाम क्या दिया गया? क्यों माओवाद नक्सलवाद पनपा? क्योंकि विकास नहीं हुआ था, उनका उत्पीड़न हुआ था। विकास नहीं होने का मतलब है सरकार की संस्था वहां पहुंची नहीं, सरकार की संस्था वहां पहुंची नहीं, प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा नहीं। अत्याचार किया किसने? वहां तो केवल जनजातीय लोग भी रह रहे थे, तो उन पर कौन अत्याचार कर रहा था? और किसी पर भी अत्याचार हो, आपकी शिकायत कितनी भी जेन्युइन हो, वो आधार नहीं बन सकती किसी निर्दोष की हत्या का, किसी निर्दोष की जान लेने का। ये विकास की बात नहीं थी, क्योंकि नक्सलवाद ने पिछले 55-56 सालों में विकास को सिर्फ रोका, विकास को रोकने की नीति को अपना धंधा बनाया, वसूली किया, अपहरण किया, हत्या की। ये आतंकवादी थे, तो इनके साथ जो हुआ वही होना चाहिए था। आज लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी कि जो हथियार डालने को तैयार है उनके हम पुनर्वास की भी व्यवस्था कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में हथियार डाले हैं नक्सलियों ने। उनके एक बड़े नेता का इंटरव्यू छपा भी कि हमको अब समझ में आ गया कि हथियार के जरिए हम जो है सत्ता नहीं हासिल कर सकते। ये बात अगर 56 साल पहले समझ गए होते तो पता नहीं कितने हजार लोगों की जान बच गई होती है। हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों ने, पुलिस के बलों ने और जनजातीय लोगों ने, उनके बलिदान से आज ये दिन देखने को मिला है, और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण मिला है।
सरकार केवल बोलती नहीं रही कि ये सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। मनमोहन सिंह ने कहा, चिदंबरम ने कहा, जब गृह मंत्री थे और जब प्रधानमंत्री थे, कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माओवाद है। सही कहा, लेकिन किया क्या? कुछ नहीं किया। उसके बदले जो अर्बन नक्सल थे उनकी मदद करते रहे, उनको बढ़ावा देते रहे, उनको पुरस्कृत करते रहे, उनका साथ देते रहे, और आज भी दे रहे हैं, बल्कि मैं कहूँ पहले से ज़्यादा दे रहे हैं। और साथ नहीं दे रहे, अब उनके जैसे हो गए। तो अब अर्बन नक्सल्स और कांग्रेसियों में कोई अंतर नहीं रह गया है। इसलिए आप देखिए, संसद में कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं रह गया है, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। न तो तथ्य है, न तर्क है। इतने बड़े मुद्दे पर संसद में चर्चा हो रही है, विशेष चर्चा हो रही है, जो कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल दिन रात मांग करते हैं कि इस विषय पर चर्चा कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए। सरकार चर्चा नहीं होने देती, संसद नहीं चलने देती, विपक्ष के नेता को मौका नहीं देती बोलने का। आज उस विषय पर चर्चा के समय प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी नदारद थे। उनके पास समय नहीं था, उनके लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है। वो अपने चुनाव प्रचार से जो कभी कभी करते हैं, उससे थोड़ा सा समय निकालकर संसद में नहीं आ सकते थे। मान लीजिए कि आ जाते तो बोलते क्या? नक्सलियों का, माओवादियों का समर्थन करते तो मुश्किल थी उनकी, विरोध करते तो जो कुछ साथ में लोग खड़े हैं वो भी चले जाते, जिनका साथ है वो भी विरोध में हो जाते। तो उनको मालूम था कि इस पर चुप रहना जो है वही समझदारी है, और ये समझदारी ही कांग्रेस के पतन का और अंत में उसके खात्मे का कारण बनेगी। तो नक्सलवाद, माओवाद इसलिए नहीं आया कि विकास नहीं हुआ, विकास रुका हुआ था। नक्सलवाद और माओवाद के कारण विकास नहीं हुआ। आप देखिए, अंतर 2069-70 से लेकर 2014 तक जो जनजातीय इलाके हैं, जिन राज्यों में जनजातीय लोग रहते हैं, वहाँ विकास पहुँचने नहीं दिया गया। सड़कें उड़ा दी, मोबाइल टावर उड़ा दिए, स्कूल उड़ा दिए, अस्पताल उड़ा दिए, कोई भी विकास का काम होने नहीं दिया। और 2014 से जब इन्हीं माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, तो आप देखिए इन इलाकों का विकास कैसे हो रहा है। आज जनजातीय क्षेत्रों में जितने जनजाति हैं उन सबके बैंक खाते हैं, उनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिल रहा है, गैस कनेक्शन मिल रहा है, बिजली कनेक्शन मिल रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों को नौकरी मिल रही है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और उनकी सबसे बड़ी बात, उनका जीवन सुरक्षित है। हर समय 24 घंटे उनको असुरक्षा के वातावरण में नहीं जीना पड़ रहा है। ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है। मेरा मानना है कि ये बदलाव शायद अनुच्छेद 370 से भी बड़ा है। अनुच्छेद 370 के हटने से क्या हुआ, ये अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आया। वो कितना बड़ा काम हुआ इसको हम समझ नहीं पाए, और ये बड़ी मुश्किल हो रही है कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों, बड़े फैसलों, बड़े कामों का असर नीचे तक उस तरह से नहीं पहुंच रहा है जैसा पहुंचना चाहिए। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, उसका प्रभाव, खासतौर से कहें राजनीतिक प्रभाव, उस तरह से दिखाई नहीं देता। उसका एक बड़ा कारण है कि हिंदू राजनीतिक रूप से सोचता नहीं है। लेकिन ये बात यहाँ कम से कम माओवाद, नक्सलवाद के मामले में धर्म का मामला नहीं है। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जनजातीय भाई बहनों का, उनका विकास का काम कितनी तेज़ी से, उनके क्षेत्र में विकास का काम कितनी तेज़ी से हो रहा है, उनका जनजीवन कैसे सुधर रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया है सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, सुरक्षा बलों की बलिदान की भावना, देश के लिए काम करने की भावना, देश को सुरक्षित बनाने की भावना, देशवासियों को सुरक्षित बनाने की भावना, उसके कारण हो रहा। और उसमें सबसे बड़ा सहयोग जनजातीय समुदाय के लोगों का। उनको समझ में आ गया कि हमारा भला किस तरफ है। उनको समझ में तो पहले भी आ रहा था। पहले उनको भय था कि अगर ये बात बोलेंगे तो मारे जाएंगे। उनके मन से भय निकला, और आप देखिए कैसे परिवर्तन आया। तो भयग्रस्त मन से सच्चाई नहीं निकलती है। मन से भय हटा दीजिए तो उसके बाद असलियत सामने आती है।
जो इन इलाकों में सामने आई। रेड कॉरिडोर की बात होती थी एक समय, तिरुपति से पशुपतिनाथ मंदिर तक नेपाल में। आज रेड कॉरिडोर का कोई नाम लेवा नहीं रह गया है। इस देश में कम्युनिस्ट पार्टियां धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। सिर्फ एक राज्य है केरल जहां उनकी सरकार है, और वो हो सकता है फिर से आ जाए, इसलिए कि कांग्रेस इतनी निकम्मी है वहाँ भी, जहाँ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ भी सत्ता में आती हुई नहीं दिख रही है। तो इस देश में कम्युनिस्ट पार्टियों ने, कम्युनिस्ट विचारधारा ने इस देश का जितना नुकसान किया, कांग्रेस पार्टी ने उससे ज़्यादा किया। कांग्रेस पार्टी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि 78-79 साल में 60 साल उसका शासन रहा। अगर इन इलाकों का विकास नहीं हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसने रोका था? किसने संविधान में संशोधन किया था कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के तहत आने वाले जनजातियों के विकास का मामला सीधे केंद्र सरकार के अधीन होगा? उसको हटाकर राज्य सरकार को देने का काम किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने। भारत को एक और बहुत बड़ी बुराई और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़े खतरे से मुक्ति मिल गई है। ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए मुक्ति का दिवस है, 31 मार्च 2026। लंबे समय तक इसे याद रखा जाएगा कि सरकारें जब दृढ़ निश्चय के साथ काम करती हैं, सरकारें जब देश और समाज के हित में काम करती हैं, तो कैसे उसके नतीजे आते हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।